ਅਸੀਸ ਡੇਅਰੀ ਫੀਡ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸੀਜ਼ਨ 6 ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ। ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤਮੰਦ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜੋ ਪੂਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸਦੇ ਢਿੱਡ ਦੀ ਜੋ ਸਿਹਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਢਿੱਡ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸਿਹਤ ਲਗਭਗ ਨਾਸਾਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਢਿੱਡ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਢਿੱਡ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। यानी कि उसनों अंग्रेजी च रूमन हैल्थ कहते हैं या गट हैल्थ कहते हैं, या पंजाबी च कह दईए कि जो पशु है उसकी पेट की सेहत या उसकी सेहतयाबी किस तरह की है उसनों लैके ही तुहाडे दुध की पैदावार या तुहाडे सेहत की जो तुहाडे पशु की जो सेहत है वो उसके उपर निर्भर करती है। इस नूं लैके डॉक्टर प्रदीप महाजन बहुत वड्डे एक्सपर्ट ने, एनीमल न्यूट्रीशन के मामले दे विच कंसलटेंट ने, तो पूरी दुनिया दे विच उन्हां दा नाम है। मेरे नाल अज इस खास एपीसोड दे विच जुड़नगे। डॉक्टर प्रदीप जी तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल जी। डॉक्टर प्रदीप जी, सब तो वड्डी गल यह हैगी कि किसान जदों डेयरी फार्म चला रहा है या पशु पालदा है तो उसका जो पशु है उसका जो उसकी रूमन हैल्थ जो आप अंग्रेजी च कह रहे हैं उसके पेट की हैल्थ है वो उसके पैदावार दुध के पैदावार नूं लैके या उसके पूरे डेयरी फार्म की जो बेहतरी है उसनूं लैके कितना ज़्यादा जरूरी है? दिलीप जी, ये जिसको हम रूमेन हेल्थ और गट हेल्थ कहते हैं ये बहुत ही ज़रूरी है। अपने यहाँ किसान भाई भी जानते हैं कि रूमेन का हेल्थ कितना ज़रूरी है। अब जब हम रूमेन हेल्थ की बात करते हैं तो मेरे हिसाब से 6 अलग अलग पॉइंट का हमने ध्यान रखना है। अगर ये है तो हम ये कह सकते हैं कि गाय का रूमेन हेल्दी है। तो उसमें होता है एक तो जो माइक्रोब्स पल रहे हैं, जो बैक्टीरिया और फंगाई और प्रोटोजोआ, अलग अलग तरह के जो माइक्रोब्स रूमेन में पलते हैं उनकी संख्या और उनका बैलेंस ये ठीक हो। अगर ये ठीक है तो नंबर 2 पे आता है कि पीएच रूमेन का अगर सही रहे, फिर जो हम खिला रहे हैं उससे रूमेन मैट बनता है। तो फाइबर जो खिला रहे हैं वो उसका रूमेन मैट बना रहे ताकि फीड पार्टिकल ज़्यादा फास्ट रूमेन से बाहर ना जाए, टाइम मिले उनको रूमेन में फर्मेंट होने का जी। और फिर बात आती है रूमेन वॉल की। तो एक तो उसमें रूमेन मोटिलिटी, जो रूमेन में कंटेंट है उनको रूमेन मिक्स करता रहता है। तो वो मोटिलिटी अगर बनी रहे, मिक्सिंग अच्छा हो और रूमेन पैपिले उनकी संख्या और साइज़ अगर अच्छी है तो जो प्रोडक्ट बनता है रूमेन में उसका एब्सॉर्प्शन ठीक होगा। तो ये 6 चीज़ें अगर सही है तो हम कह सकते हैं कि रूमेन हेल्थ सही है। वहीं गट हेल्थ यानी इंटेस्टाइनल हेल्थ या आंतड़ों की अगर हेल्थ की बात करें तो यहाँ बड़े फंक्शन ये हैं। एक तो हज़म करते हैं, जो रूमेन में नहीं हज़म हुआ ऐसे तत्व हज़म होते हैं यहाँ पे, तो उनका हज़म होना और उनका एब्सॉर्प्शन ये दोनों ठीक होना चाहिए। ये पहला काम। और दूसरा काम फिर जो वहाँ डिसीज़ के बैक्टीरिया कई बार आ सकते हैं और उनके टॉक्सिन बनते हैं, तो इनको एब्जॉर्ब ना होने देना। मतलब ये 2 चीज़ें एनिमल के लिए जो ख़राब है वो एब्जॉर्ब ना हो और जो अच्छी है जो न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब हो। ये अगर हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि गट हेल्थ अच्छा है जी। डॉक्टर साहब, क्योंकि तुसी बहुत ही टैक्नीकल तरीके नाल उन्होंने समझाया, जो अगांह वधू किसान होणगे या टैक्नीकल चीज़ों ज़्यादा जानते होणगे उन्होंने ज़्यादा इस बारे पता होएगा। पर इत्थे जिहड़े भी दर्शक साडे नाल जुड़े हुए हैं उन्होंने वास्ते एक गल अहम असी बार बार जो कह रहे हैल्पलाइन असी इस करके नाम रखा हुआ है। जो साड़ी हैल्पलाइन नंबर पहला तो वो नोट करो 86 990 37 369, क्योंकि ये गट हैल्थ रूमन हैल्थ जिसकी असी गल करनी शुरू की है उस दे बारे तुहाडे मन च बहुत सारे सवाल होर भी होणगे। तो तुसी किसी भी वेले, जिवें असी पहलां भी कहने 24 घंटे 7 दिन तुसी कॉल करके, मैसेज करके, व्हाट्सएप करके अपने सवालों के जवाब जरूर हासिल कर सकते हो। तो कुछ भी मन में रह गया होए तो तुरंत फोन चक्को तो एक्सपर्ट टीम तुहाडे तक पहुँच करेगी। अगला सवाल डॉक्टर साहब ये है कि मन के चलो कि रूमन हैल्थ की असी गल कर रहे हैं, पोल्ट्री सैक्टर की असी गल करिए, ये करीब 1 ਤੋਂ 1.5 दहाके यानी 15 साल पहला उस इंडस्ट्री ने इसनूं अपना लिया सी, यानी इस दे बारे गल होनी चाहिए, उसकी साम संभाल सारा कुछ उत्थे शुरू हो गया सी। ਤੁਹਾਨੂੰ लगता है कि डेयरी के उद्योग दे विच ये थोड़ी देरी हो गई है रूमन हैल्थ बारे गल करनी भी? जी, आपने सही कहा। लेकिन ये जब हम स्टेटमेंट करते हैं तो इंडिया में
अपने देश में जी पोल्ट्री में गट हेल्थ के बारे में लास्ट 15-20 साल से बहुत अच्छे तरीके से अवेयरनेस है। सब फार्मर और इंडस्ट्री में काम करने वाले सब जानते हैं। लेकिन जहाँ तक साइंस की बात है तो साइंस में गट हेल्थ गाय या भैंस में हो या पोल्ट्री में हो, ये काफ़ी सालों से पता है। इसकी अवेयरनेस इंडिया में पोल्ट्री में ज़रूर पहले आई, और अभी तक मैं कहता हूँ कि गाय या भैंस पालने वाले जो किसान भाई है उनमें रुमेन के हेल्थ के बहुत अच्छी जानकारी है जी। बाकी गट हेल्थ की कम है। तो आपने सही कहा कि पोल्ट्री में इसकी जानकारी ज़रा ज़्यादा है जी। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਇਆ ਸਵਾਲ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਗਟ ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੂਮਨ ਹੈਲਥ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਪੋਲਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਕਿ ਪੋਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਉਸ ਦੀ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਪੋਲਟਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਕੀ ਡੇਅਰੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਅਸਰ ਹੈ, ਜੋ ਰੂਮਨ ਹੈਲਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕਾफ़ੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ? सही है। एक तो पहले पोल्ट्री की बात कर लेते हैं, जो आपने पोल्ट्री का बताया। जैसे मैंने कहा, एक अवेयरनेस ज़्यादा है जी। दूसरा स्टैंडर्डाइज कंडीशन है और टेक्निकल सर्विसेज भी काफ़ी अच्छी है इसकी वजह से। और जो एक फार्म में कहीं ज़्यादा संख्या में बर्ड रखे जाते हैं तो उसमें से कुछ ना कुछ 1-2% की भी मॉर्टेलिटी अगर हो गई तो उसका पीएम ठीक से होता है, टेक्निकल लोग उसको इवेल्युएट करते हैं। तो इसलिए छोटी प्रॉब्लम भी अगर गट हेल्थ की है तो वो जल्दी सामने आ जाती है, जबकि गाय और भैंस में ये पहले तो इतना आसान नहीं है। दूसरा, जबकि जानकारी कम है तो टेक्निकल लोगों के पास तक वो पहुंचता भी नहीं जी। और जो फ़र्क जानवर में आता है वो बहुत स्लोली आता है, इसकी वजह से शायद ये कम समझ में आता है और कम उस पर ध्यान भी जाता है। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਮਹਾਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੋ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਹਿਮ ਹੈ, TMR ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਜੋ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ TMR ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਫੀਡ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, उसकी मात्रा सही ना होवे ਤਾਂ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਗਟ ਹੈਲਥ ਜਾਂ ਰੂਮਨ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? जी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है TMR मैनेजमेंट। उसमें पहले तो हमने देखना चाहिए कि पार्टिकल साइज़, एक तो जितनी हम पार्टिकल साइज़ यूनिफॉर्म रखेंगे, ज़्यादा छोटी भी नहीं और ज़्यादा बड़ी भी नहीं, ऐसे अगर हम पार्टिकल साइज़ रखेंगे और उसका मिक्सिंग ठीक से करेंगे जी, तो रुमेन की सेहत अच्छी रह सकती है। अब ये पार्टिकल साइज़ ठीक है या नहीं है, ये हम पशु एक जब जुगाली कर रहा है तो एक घास जब मुंह में लाता है वो कितनी बार चबाता है, ये अगर हम काउंट कर लेते हैं तो उससे हमें समझ में आ सकता है कि टोटल फाइबर जो हम दे रहे हैं वो सही है या नहीं और उसकी साइज़ सही है कि नहीं। अगर 60 से 80 बार अगर पशु चबाता है तो हम ये कह सकते हैं कि TMR में फाइबर सही है और उसकी साइज़ भी सही है। जो फाइबर बहुत ही ग्राइंड कर दे हम 1.18 सेंटीमीटर से नीचे का अगर कर दे तो वो रुमेन में कोई काम का नहीं होता। इसलिए हम न्यूट्रिशन में एक डेफिनेशन कहते हैं इफेक्टिव फाइबर, जिसकी लेंथ ऐसी बनी रहे जो रुमेन में ज़्यादा समय रहे और उस पर फर्मेंटेशन हो। तो इफ़ेक्टिव फाइबर और मिक्सिंग अगर ठीक नहीं है, TMR का मिक्सिंग अगर ठीक नहीं है तो हो सकता है कि कई गायों को जब हम TMR डालते हैं फार्म में तो कई गायों को सिर्फ फीड मिले या फीड की मात्रा ज़्यादा मिले और कई को फिर वो कम मिले। मिक्सिंग ठीक नहीं है तो ये भी हो सकता है कि गाय चुन के फीड खा सके। अगर गाय चुन के TMR के 1-2 पार्ट खा रही है तो भी फिर रुमेन में फीड ज़्यादा जाने की वजह से, कॉन्सनट्रेट ज़्यादा जाने की वजह से pH कम जा सकता है। और
रुमेन का हेल्थ फिर ख़राब हो सकता है। पीएच, जब हम बात करते हैं कि रुमेन का पीएच एसिडिक, बहुत ज़्यादा एसिडिक ना हो, मेरे ख्याल से वो कितना एसिडिक होता है उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि कितने समय तक, दिन के 24 घंटे में से कितने समय तक वो एक हद के नीचे रहता है। वो देखने के लिए अगर टीएमआर अच्छा मिक्स है और दिन भर जो भी गाय खा रही है वो एक जैसा है, तो फिर पीएच रुमेन का ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਤੀ ਕਿ ਮਿਕਸਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੀਡ ਜਾਂ ਚਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਦੇਣੇ ਸਹੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਦੇਣੇ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਾਓ। बिल्कुल, रुमेन सेहत अच्छी रखनी है तो एक तो बफर हमने अच्छी गाय जो ज़्यादा दूध दे रही है उसको रुमेन बफर की ज़रूरत होती है। कई सारे रुमेन बफर मार्केट में आते हैं और मेरे हिसाब से जो अच्छी दूध देने वाली गाय है उसके लिए रुमेन बफर बहुत ही ज़रूरी होते हैं जी। उसके अलावा ईस्ट, लाइव ईस्ट कल्चर रुमेन सही रखने के लिए बहुत मदद करते हैं। इसमें भी अलग अलग कंपनी के अलग अलग ईस्ट कल्चर आते हैं। इसके अलावा जिसको हम प्रोबायोटिक्स कहते हैं, ऐसी भी चीज़ें आती है जो रुमेन में बैक्टीरिया को बढ़ावा दे, और सिर्फ रुमेन में नहीं, गट में भी, इंटेस्टाइन में भी अच्छे बैक्टीरिया बनाए रखे। तो ऐसे कई सारे सप्लीमेंट हैं, हम किसी का नाम तो नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन जो अच्छे कंपनी से अवेलेबल है वो ज़रूर फ़ायदा करते हैं। और अगर हमने रुमेन हेल्थ, गट हेल्थ सही रखना है गाय का, तो इनका यूज़ भी करना ज़रूरी है। जी डॉक्टर साहब, एक गल होर दसो कि ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਰੂਮਨ ਹੈਲਥ, ਗਟ ਹੈਲਥ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਪਸ਼ੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਜ਼ੀਬਲੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੇਟ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? दिलीप जी, आपने दूसरा जो सवाल पूछा था मुझे आज, उसमें ये पूछा था कि ये पोल्ट्री में क्यों आसानी से समझ में आता है। आपके इस सवाल में भी वही राज छुपा है। पहले तो क्या है कि गट हेल्थ जब खराब होता है तो बाहर से देखे जाने वाले सिम्टम या साइंस बहुत आसानी से नहीं मिलते। अच्छा। और जब कुछ देखना शुरू होता है बहुत समय गुजर गया होता है और नुकसान ज़्यादा हो जाता है जी। तो इसलिए हमने कुछ साइन दिखे इसके पहले ही प्रिवेंशन पे ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। लेकिन जब रुमेन का पीएच ज़्यादा लो रहने लगता है, जिसको हम सारा कहते हैं, सब एक्यूट रुमेनल एसिडोसिस, तो गाय में एक तो गोबर पतला होना शुरू होता है। दूसरी बात ये होती है कि मिल्क का फैट कम होगा, और इसके साथ साथ अगर ये ज़्यादा देर तक चला तो हूफ हेल्थ की समस्या आ जाती है, लेमनेस हमें दिखाई दे सकता है। गाय की इम्यूनिटी, अगर स्पेशली गट हेल्थ, इंटेस्टाइनल हेल्थ अगर अच्छा नहीं है जी, तो गाय की इम्यूनिटी सही ना होने के कारण वो बार बार बीमार होती है, और फर्टिलिटी के भी प्रॉब्लम शुरू हो सकते हैं। वैसे ही बहुत बार ये देखा गया है कि इम्यूनिटी पे बहुत अच्छा असर इंटेस्टाइनल हेल्थ से पड़ता है, इसका सीधा संबंध है। तो इसलिए अगर गट हेल्थ अच्छा नहीं है जी, तो इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, इसके लिए हमें फिर गाय में अलग अलग तकलीफें दिखाई देती हैं। एक और सवाल जो ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੇहद ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰਸ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਰੂਮਨ ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ, ਗਟ ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੀ ਜੋ ਸਿਹਤ ਹੈ ਉਹ ਦਰੁਸਤ ਰਵੇ? बिल्कुल, एक तो जैसे हमने बात की टीएमआर की, मेरे ख्याल से वहाँ से ये शुरुआत होती है जी। टीएमआर मिक्सिंग अच्छा होना चाहिए, स्टार्च की मात्रा
सही होनी चाहिए, जो अगर ज़्यादा हो गया जाए तो रुमेन हेल्थ सही नहीं रह सकता जी। तो स्टार्च और फाइबर ये बैलेंस में रहने चाहिए ताकि रुमेन का पीएच अच्छा बना रहे। ठीक है, ये हो गया टीएमआर में क्या है उसके बारे में, लेकिन टीएमआर मिक्सिंग और फीडिंग उतनी ज़रूरी है। टीएमआर की मिक्सिंग अगर हम अच्छी रखें, हर रोज़ मिक्सिंग पे ध्यान दें, तो काफ़ी हद तक रुमेन को हेल्प मिलती है। और स्लग फिटिंग ना हो, एट ए टाइम गाय ज़्यादा फीड ना खा जाए, इसका ध्यान हमने ज़रूर रखना चाहिए। ये छोड़ के जो गट हेल्थ और इंटेस्टाइनल हेल्थ के बारे में हम ये कहते हैं कि स्ट्रेस अगर गाय पे ज़्यादा है तो उसका गट हेल्थ अच्छा नहीं रहता। अपने यहाँ हीट स्ट्रेस कई बार गाय में दिखाई देता है जी। लेकिन और भी कई तरह के स्ट्रेसेस होते हैं जिससे गाय को बचाना ज़रूरी है। जितनी गाय ज़्यादा स्ट्रेस में रहेगी उतना उसका गट हेल्थ बुरा बनता जाएगा। तो कम से कम गाय को स्ट्रेस में रखे, उसको ज़्यादा फीड से दूर भी ना रखे। अगर ये देखा गया है कि हंगर अगर बहुत ज़्यादा गाय को खाने को नहीं मिलता बहुत समय तक, तो भी वो स्ट्रेस में रह के गट हेल्थ में प्रभाव डालता है। तो इसलिए स्ट्रेस से बचे, अच्छा राशन दे, अच्छा राशन मिक्स करके दे। मेरे ख्याल से हर रोज़ ये अगर हम देखेंगे तो रुमेन हेल्थ और गट हेल्थ सही रख सकेंगे। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਮੈਗਾ ਵਿਨਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ LED TV ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜੋ ਮੈਗਾ ਵਿਨਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੱਲਾ LED TV ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਸ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਫੀਡ ਦੇ ਬੈਗਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਜੋ ਚਾਰਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਾਈਬਰ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਸ਼ੂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਗਾਲਾ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਜੁਗਾਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਨੰਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤਿੰਨ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 10 ਤੋਂ 20 ਵਾਰ, 20 ਤੋਂ 30 ਵਾਰ ਜਾਂ 60 ਤੋਂ 80 ਵਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। 8690 37369 ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਜੋ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂ WhatsApp ਕਰਕੇ ਜਾਂ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੱਕੀ ਵਿਨਰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਈਏ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੱਕੀ ਵਿਨਰ ਦਾ ਜੋ ਡਰਾਅ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਸ ਫੀਡ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬੈਗ ਜਾਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵਿਨਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਜੋ ਦੋ ਵਿਨਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਐਲਾਨ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ 9ਵੇਂ ਅਤੇ 10ਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਿਲਕਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੱਛੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਅਡਲਟ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਸਦਾ ਭਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਸਵਾਲ 9ਵੇਂ ਤੇ 10ਵੇਂ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੋ। लखा सिंह, विलेज रोसा, डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर। मोबाइल नंबर है 9781617278। ਤਾਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅਸੀਸ ਦੀ ਟੀਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਜੋ ਇਨਾਮ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਇਨਾਮ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। बलजिंदर सिंह, विलेज दौलतपुर। मोबाइल नंबर है 9463101226। ਤਾਂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਹੇ ਜੇਤੂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਸ ਫੀਡ ਦੀਆਂ ਜੋ ਬੈਗਸ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿੱਤੇ ਹੋਇਆ ਗਿਫਟ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਜੋ 13ਵਾਂ ਐਪੀਸੋਡ ਸਾਡਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੈਗਾ ਵਿਨਰ ਦਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਂਗੇ।
ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ 13ਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਅ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਗਾ ਵਿਨਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਸ ਫੀਡ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਬੈਗਸ ਵੀ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਹੋਏਗਾ 13ਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।